हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो बाय सोनिशा। आज मैं आप लोगों को एमए होम साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर थर्ड में हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। तो जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक पहुंच में लैंगिक असमानता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शैक्षिक पहुंच में लैंगिक असमानता। भारत में लिंग असमानता के फलस्वरूप शिक्षा में असमान अवसर हैं और जबकि इससे दोनों लिंगों के बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। आंकड़ों के आधार पर बालिकाओं के मामले में सर्वाधिक अलाभकारी स्थिति है। बालकों की तुलना में बालिकाएं अधिक संख्या में स्कूल से निकल जाती हैं। ऐसा इसीलिए है कि उन्हें पारंपरिक रूप से घरेलू कामकाज में हाथ बटाना पड़ता है। उनका स्कूल तक जाना असुरक्षित समझा जाता है और उनकी माहवारी के समय स्कूलों में उनके लिए स्वच्छता आदि की सुविधाएं कम होती हैं। महिलाओं के प्रति लिंग संबंधी रूढ़िवादी धारणाओं के कारण उन्हें घर पर रहने को कहा जाता है। फलस्वरूप बालिकाओं को स्कूल से निकाल लिया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी प्रगति व उन्नति की है, परंतु जहाँ तक महिलाओं की शिक्षा का सवाल है, यह उन्नति इस दिशा में सराहनीय नहीं कही जा सकती है। निरक्षरता के कारण महिला सर्वगुण संपन्न होते हुए भी स्वयं सिद्ध बनने से वंचित रही। समाज का एक बड़ा हिस्सा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने से हिचकिचा रहा था। पुरुष प्रधान भारतीय समाज में पुरुषों की मानसिकता से यह साफ जाहिर हो रहा है कि प्रकट रूप में जो बालिका शिक्षा के हिमायती बनते हैं, उनमें से अधिकांश व्यक्ति यह नहीं चाहते कि समाज में स्त्रियों का वर्चस्व बढ़ जाए। वर्ष 1956 में महिला शिक्षा राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई, जिसने स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित विविध समस्याओं और बाधाओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया। समिति का सुझाव था कि लड़कों के समान ही लड़कियों को शिक्षा दी जानी चाहिए। समिति के अनेक सुझावों को सरकार ने स्वीकार किया। समिति के मुख्य सुझाव निम्नलिखित थे। पहला है, लड़कियों की प्राथमिक स्तर की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। दूसरा है, उनकी शिक्षा में बाधा पारंपरिक नियमों को समाप्त किया जाए। महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति अधिक से अधिक की जाए। और चौथा है, माध्यमिक स्तर तक लड़कियों के लिए अलग शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था की जाए। पांचवा है, जब तक विद्यालयों में 6 से 11 वर्ष की 80% छात्राओं का नामांकन न हो जाए, तब तक केंद्र द्वारा राज्यों की सहायता दी जाए। अगला है, लड़के व लड़कियों के शिक्षा के अंतराल को शीघ्र समाप्त किया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष आर्थिक सहायता हेतु राष्ट्रीय परिषद की स्थापना करना भी उल्लेखनीय है। स्त्री पुरुष के शिक्षा के बीच अंतर के कारणों तथा उसके निराकरण के लिए 1963 में बालक और बालिकाओं के पाठ्यक्रम विविधीकरण समिति की स्थापना की गई। समिति का सुझाव था कि प्रारंभिक स्तर तक लड़के एवं लड़कियों के लिए एक ही विषय वस्तु की व्यवस्था होनी चाहिए। जूनियर हाई स्कूल तक लड़के और लड़कियों दोनों के लिए गृह विज्ञान जैसी विषय वस्तु का
समावेश किया जाना चाहिए, जो एक से हों। माध्यमिक स्तर तक भी दस्तकारी और हथकरघा जैसे विषय दोनों के लिए समान रूप से चलाए जाने चाहिए। अब हमारा अगला टॉपिक है महिला शिक्षा में बाधाएं। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वतंत्र भारत में स्त्रियों की शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, परंतु इन सब के बावजूद भी स्त्री शिक्षा की वर्तमान स्थिति संतोषप्रद नहीं है। पुरुषों का एक वर्ग, धार्मिक संकीर्णता, रूढ़िवादिता आज भी स्त्रियों को शिक्षित होने नहीं देना चाहती। आज भी स्त्री शिक्षा में बहुत सी बाधाएं हैं। हमें उन बाधाओं को समझना है एवं उनके निराकरण हेतु समाधान खोजना है, जिससे स्त्री शिक्षा सहज एवं सुलभ बन सके। स्त्री शिक्षा में आने वाली कुछ ज्वलंत समस्याएं निम्नानुसार हैं, जिसमें पहला है हमारा बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव। बालिकाओं महिलाओं की शिक्षा के विकास में सबसे प्रमुख अवरोधक तत्व है सकारात्मक मनोवृत्ति की कमी। आज के वैज्ञानिक युग में कुछ भारतीय अभी भी रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा परंपराओं को मानते आ रहे हैं। इसी कारण से हमारे देश की जनसंख्या के एक बड़े वर्ग में बालिकाओं की शिक्षा के विषय में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। छुआछूत, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी रूढ़ियों के कारण अनेक बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रह जाना पड़ता है। अगला है हमारा शैक्षिक अवसरों में असमानता। बालिकाओं की शिक्षा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है कि बालिकाओं को बालकों के समान शिक्षा प्राप्त करने के अवसर नहीं मिल पाते। हमारे देश में शिक्षा के सभी स्तरों एवं लगभग सभी पक्षों पर बालकों तथा बालिकाओं की शिक्षा में असमानताएं पाई जाती हैं। बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर बालकों की अपेक्षा कम मिल पाते हैं। आज प्रजातांत्रिक रूप की रक्षा के लिए दोनों बालक एवं बालिकाओं का समान रूप से पढ़ना आवश्यक है। इसीलिए हमें बालिकाओं को शिक्षा प्राप्ति के अवसर बालकों के समान प्रदान करने के लिए प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस दिशा में विशेष प्रयास करने का संकल्प लिया है। अगला है हमारा अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या। अपव्यय एवं अवरोधन स्त्री शिक्षा के लिए एक गंभीर समस्या है। अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में स्त्री शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन अधिक पाया जाता है। प्रायः यह देखा गया है कि कक्षा में एक प्रवेश लेने वाली 100 बालिकाओं में केवल 35 बालिकाएं ही 5वीं कक्षा तक पहुंच पाती हैं तथा लगभग 20 ही कक्षा 8 तक पहुंचती हैं। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में अपव्यय एवं अवरोधन ज़्यादा पाया जाता है। इसी प्रकार शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अपव्यय एवं अवरोधन ज़्यादा पाया जाता है। गरीबी, शिक्षा, रूढ़िवादिता, बालिकाओं के प्रति संकुचित एवं नकारात्मक दृष्टिकोण, नीरस पाठ्यक्रम, विद्यालय वातावरण,
महिला शिक्षक का न होना, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, परामर्श एवं निर्देशन का अभाव आदि बालिकाओं की शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन के मुख्य कारण हैं। बालिकाओं की शिक्षा के प्रसार के लिए अपव्यय एवं अवरोधन के कारणों को दूर करना पड़ेगा। तो ये था हमारा महिला शिक्षा में बाधाएं। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अब हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में कमियां। भारत में महिलाओं का स्वास्थ्य चिंता का विषय है, जहां आधे से अधिक महिलाएं एनीमिक या रक्त की कमी की शिकार हैं और उनका एक बड़ा भाग कुपोषण से पीड़ित है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार किशोर बालिकाओं में एनीमिया की स्थिति वास्तव में 54% 2015-16 से बढ़कर 59% 2019-21 हो गई है। ये समस्याएं कम आयु में विवाह, किशोर गर्भावस्था, टीनेज प्रेगनेंसी और असुरक्षित गर्भपात जैसी सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से निकटता से संबंध है, जो युवा लड़कियों और उनके बच्चों में बदतर पोषण एवं स्वास्थ्य स्थिति का कारण बनते हैं। इसके अतिरिक्त चूंकि अधिकांश घरेलू काम महिलाओं द्वारा किए जाते हैं, वे लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जैसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों, एनटीडीएस जैसे खतरों का अधिक सामना करती हैं। प्रायः वे समय पर स्वास्थ्य देखभाल भी प्राप्त नहीं करती और पति या अभिभावक की इच्छा के अधीन बनी रहती हैं। ये था हमारा स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की कमियां। अब हम पढ़ेंगे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की कमी। ग्रामीण आबादी के बीच गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच एक बड़ी चुनौती है। इसके 2 कारण हैं। पहला, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता। दूसरा कारण, उपचार के लिए दूर के अस्पतालों में जाने का मतलब यात्रा में अतिरिक्त खर्च और कम से कम एक दिन की दिहाड़ी का नुकसान। स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच की कमी स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में देरी होती ही है, साथ ही और देश के स्वास्थ्य सेवा के दायित्व पर भी अधिक गंभीर प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य जागरूकता में कमी के लिए खराब शिक्षा या कार्यात्मक साक्षरता न होने को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न स्तरों पर जागरूकता पर पर्याप्त ध्यान न दिया जाना भी एक कारण है। उपचार की जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन। व्यवहार परिवर्तन का अभाव सेवा की गुणवत्ता के साथ विशेषीकृत उपचार की उपलब्धता को प्रभावित करता है। हालांकि क्षेत्रीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों के आशाजनक परिणाम मिल सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में कमियों को दूर करने के उपाय। तो इसमें हमारा पहला है कम लागत में स्वास्थ्य देखभाल। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को लागत के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। अनावश्यक परीक्षणों और प्रक्रियाओं पर होने वाले व्यय को कम किए जाने की आवश्यकता है। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए
सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट प्रक्रिया के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दूसरा है बाधाओं की पहचान। स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को बाधित करने वाले कारकों जैसे भौगोलिक, वित्तीय, सामाजिक और प्रणालीगत आदि सभी कारकों की पहचान की जानी चाहिए। साथ ही उनका पूर्ण विश्लेषण करके लोगों को इन कारकों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए ताकि इनके उन्मूलन के लिए दीर्घकालिक कार्यवाही की जा सके। डॉक्टरों, नर्सों, चिकित्सा और तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षित, कुशल और आवश्यक उपकरणों से लैस करने की आवश्यकता है। इसके अलावा उनकी सेवाओं को क्षेत्र में समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी को दूर किया जाना चाहिए। अगला है डिजिटल नवाचार। स्वास्थ्य क्षेत्र में चुनौतियों को दूर करने में डिजिटल नवाचार एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। मांग आधारित स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच के लिए डॉक्टरों को मरीजों से जोड़ने के लिए डिजिटल तकनीकी से वेबसाइट या ऐप या फ़ोन माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है। इसमें मरीज अपनी सुविधा अनुसार रोग विशेषज्ञों का चयन कर सकते हैं और स्वयं ही उनसे मिलने का समय और दिन निर्धारित कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल रोगियों के चिकित्सीय परीक्षण के परिणाम भी ऑनलाइन ही प्रदान करते हैं। साथ ही रिपोर्ट के प्रेक्षण और बीमारी के विस्तृत विवरण से रोगियों को अवगत करा देते हैं, जिससे डॉक्टरों के समय की बचत होती है और मरीज को भी लैब और अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। अगला है अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी। स्वास्थ्य सेवा में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है, जिसमें ड्रोन के माध्यम से जीवन रक्षक दवाओं, रक्त आदि की डिलीवरी, दुर्गम क्षेत्रों में दुरुस्त उपकरणों से संचालित रोबोटिक सर्जरी, टेलीमेडिसिन का अनुप्रयोग, संवर्धित वास्तविकता के उपयोग से दूर बैठे विशेषज्ञों द्वारा जुड़कर चिकित्सा परामर्श और निदान की सुविधाओं को बढ़ाया जाना। पांचवा है हमारा अन्य मेडिकल बीमा और उत्पादों के संबंध में लोगों को स्वास्थ्य बीमा करवाने के लिए प्रोत्साहन कराना चाहिए, जिससे एक वहनीय स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो। अगला टॉपिक है हमारा जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल। तो हम इसको जानेंगे क्या है। कृत्रिम तरीकों का उपयोग करके जनसंख्या वृद्धि की दर को बदलने को जनसंख्या नियंत्रण कहते हैं। कुछ वर्ष पहले तक जनसंख्या वृद्धि की दर को बढ़ाने का लक्ष्य होता था, किंतु अब जनसंख्या वृद्धि की दर को कम करना लक्ष्य है। 1950 से 1980 के बीच की अवधि में पूरे विश्व की जनसंख्या में वृद्धि तथा गरीबी, पर्यावरण बिगड़ने तथा राजनीतिक अस्थायित्व आदि पर इसके बुरे प्रभावों को देखते हुए जनसंख्या वृद्धि की दर को कम करने के प्रयत्न आरंभ किए गए। किसी भी देश में जब जनसंख्या विस्फोट स्थिति में पहुंच जाती है तो संसाधनों के साथ उसकी गैर अनुपातिक वृद्धि होने लगती है। इसीलिए इसमें स्थिरता लाना जरूरी होता है। भारत में विकास की गति की अपेक्षा
जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण अति आवश्यक है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि पर नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित उपाय प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इसमें पहला है परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। जन वृद्धि की समस्या समाधान का सर्वोत्तम साधन परिवार नियोजन है, अर्थात कम बच्चे पैदा किए जाएं। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला है दंपति संयम रखें। यदि वे संभोग सुरक्षित काल में करेंगे तो संतान उत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरा है बाह्य स्खलन से भी जन्म दर घटाई जा सकती है। तीसरा है ऐसी मान्यता है कि जब तक बच्चे को स्तनपान कराती रहती है तब तक उसे गर्भ नहीं ठहरता, अतः माता को अधिकतम समय तक स्तनपान कराना चाहिए। अनेक रासायनिक विधियों का प्रयोग जैसे गोलियां, बत्तियां, झाग उत्पन्न करने वाली दवाएं, क्रीम, जेली, पेस्ट आदि से भी जन्म रोकने में मदद मिलती है। अनेक प्रकार के यांत्रिक साधन, पेसरी, कॉपर टीलों, कॉन्डम आदि भी जन्म की संभावना को रद्द करते हैं। अगला है जन्म को रोकने के लिए अस्थायी साधन के रूप में पुरुषों के लिए वैसेक्टॉमी व स्त्रियों के लिए ट्यूबेक्टॉमी ऑपरेशन किए जाते हैं। निरोध द्वारा भी जन्म दर को रोका जा सकता है। दूसरा है हमारा विवाह की आयु में वृद्धि। अधिक आयु में विवाह होने से दंपति का प्रजनन काल कम होता है, फलतः कम बच्चे पैदा होते हैं। शादी के लिए अब लड़की की आयु 25 वर्ष व लड़के की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा है शिक्षा का प्रसार। अनेक सर्वेक्षणों द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि शिक्षित लोग अशिक्षित लोगों की अपेक्षा कम बच्चों को जन्म देते हैं। शिक्षित लोग परिवार नियोजन के महत्व को समझते हैं और माता पिता के उत्तरदायित्व को भी भली प्रकार निर्वाह करते हैं। अतः जन वृद्धि रोकने के लिए आवश्यक है कि जनसंख्या शिक्षित हो। चौथा है हमारा स्थानांतरण। यूरोपीय देशों ने अपनी जनसंख्या समस्या का हल स्थानांतरण द्वारा किया था। यूरोपीय लोग अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि में जाकर बस गए। यदि यह स्थानांतरण न हुआ होता तो आज संभवतः यूरोप में एशिया से अधिक जनसंख्या होती। आज यूरोपीय लोगों की स्वायत्त नीति से एशियाई लोगों के स्थानांतरण की संभावनाएं लगभग समाप्त हो रही हैं। यदि ये देश अपनी स्वायत्त नीति त्याग दे तो लगभग 1 अरब लोगों की समस्या का समाधान हो सकता है। तो ये था हमारा जनसंख्या नियंत्रण। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब के लिए थैंक यू।